हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एनसीईआरटी की बुक से। ये 9वां चैप्टर और इसका नाम है बुनाई कला। इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि जब जाड़े में जब धूप होती है, धूप जब दूर तक फैली होती है तो क्या होता है कि हाथ में सबके आप लोग देखते होंगे कि उनका गोला होता है। बहुत पहले के लोग ऐसे क्या करते थे कि वो क्या करते थे कि वो लोग स्वेटर खुद बना के पहनते थे। तो क्या है, ये बुनाई है। तो इससे क्या करते हैं कि बहुत भी आकर्षक तरीके के आप कपड़े को बुन सकते हैं, आप किसी स्वेटर को बना सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आप जितनी अच्छे उस पर डिज़ाइन बनाएंगे उतना ही आपके कपड़े जो होते हैं वो खूबसूरत दिखते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये बुनाई क्या होती है, निटिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, ऊन के फंदे बनाकर सिलाइयों की सहायता से वस्त्रों का निर्माण करना ही बुनाई कला कहलाता है। सिलाइयों से ऊन द्वारा वस्त्र बुनकर पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब सिर्फ आप क्या करिए कि मतलब जो सिलाई होती है उससे सिर्फ आप बुन कर आप वस्त्र पहन लीजिए, यही पर्याप्त नहीं है। उसमें क्या होती है, उसकी कला में आपके अंदर रुचि होनी चाहिए कि आपको बनाने का मन है, आपके अंदर उसके प्रति रुचि है, आपको अच्छा लगता है बनाना और आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। जो कहते हैं ना, कोई चीज़ में आपका मन लगा हो तो आप उस कार्य को बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर बिना मन का कार्य करिए तो देखिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो ये क्या है कि इस कला के द्वारा अनेक ऊनी वस्त्र, जैसे इसमें क्या टोपी हो गया, मोजा, दस्ताना और क्या कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक इत्यादि आप तैयार कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये कला है। तो बुनाई क्या है, एक प्रकार की कला ही है। क्या है, कला है। और क्या होता है, ये कला क्या होती है कि बहुत ही सरल है, लेकिन सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बुनाई कला का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप घर पर कम खर्च में सुंदर ऊनी वस्त्र तैयार कर सकें। ऊनी वस्त्र तैयार करते समय सर्वप्रथम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऊन की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखिए आपके अंदर ये कला है, आप सिलाई कर सकते हैं, तो आप घर पर वस्त्र तैयार करके आप अपने समय की, धन की, इन सब चीज़ों की बचत कर सकते हैं ना। किसी भी परिस्थिति में ये क्या है कि मतलब आपको एक तरीके से आपको जीविकोपार्जन करने का तरीका, ये पढ़ाई क्या हमें सिखाती है, शिक्षा में क्या सिखाती है, खुद में जीवन जीने का तरीका सिखाती है। हम कैसे जीवन जिएं, हमारे पास अगर कल को परिस्थितियाँ क्या आ जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन हम उस तरीके को अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो ये क्या है, वही है। और अगर आपको ज्ञान है, आपको आती है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, तो आप घर पर जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें बनाकर आप खुद वस्त्र तैयार कर सकते हैं। आप कम पैसे में आप खुद बढ़िया से बढ़िया वस्त्र तैयार करके पहन सकते हैं। अतः क्या पहले सर्वप्रथम किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऊन की। अब ऊन खरीदते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि स्वेटर की मजबूती और बनावट ऊन के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि ऊन हमेशा अच्छी किस्म की ही खरीदें। अगर आप ऊन जिस चीज़ से वस्त्र बन रही, जिस चीज़ से स्वेटर बन रहा है, वही अगर मजबूत नहीं रहेगा, वही अच्छा नहीं रहेगा, वही अच्छे कलर का नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि आपका जो स्वेटर बन रहा है वो अच्छा नहीं बनेगा। व्यक्ति जो कि आयु तथा रंग के अनुसार उनका चयन करना चाहिए। व्यक्ति कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, किस हिसाब, कौन सा कलर उसके ऊपर अच्छा लगेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको खरीदना चाहिए। ऊन जो है, उनका वज़न में क्या होना चाहिए, जब भी आप ऊन लीजिए तो उन वज़न में हल्का लेनी चाहिए, हल्का ऊन खरीदें, क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। और ऊन जो होता है वो हमेशा पक्के रंग वाले खरीदें, रोएदार तथा अच्छे प्रकार से बटी हुई लेनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि बड़ों के लिए हमेशा अगर आप ऊन लीजिए तो हल्के रंग के लीजिए, और बच्चों के लिए लीजिए तो आपको मुलायम ऊन लेना चाहिए। आगे देखते हैं कि बच्चों के मोजे, ये यहाँ पर सिखाया गया है कि बच्चों के मोजे कैसे बनते हैं। अब विधि बनाने की दी गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम ज़रूर इसके बारे में पढ़ देंगे, समझा देंगे आप लोगों को कि छोटे बच्चों की ऊनी टोपी ये है, और बुनाई की विभिन्न नमूने हैं कौन कौन से, देखिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऊनी वस्त्र बुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं कि ऊनी वस्त्र को जब आप बुन रहे हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि
आप जब बुनाई करते हो तो आपके हाथ साफ़ हों, और आप जो बॉर्डर है हमेशा क्या है उस पर दोहरी ऊन से डालें। जब बॉर्डर आप बना रहे हैं तो दोहरी ऊन से डालें। बढ़ते बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक इत्यादि क्या है कि आवश्यकता से अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। और सिलाइयाँ जो हैं, जब आप सिलाई लीजिए जिससे आपको इसमें फंदे डालने हैं, जो सिलाई लीजिए वो अच्छी क्वालिटी के लीजिए। स्वेटर की सिलाई जो है उचित प्रकार की जानी चाहिए। और क्या है कि क्रोशिया, अब यहाँ क्रोशिया से भी देखिए, पहले ये सब चीज़ें चलती थी, अब तो आपको घरों में देखने को कम मिलती होंगी, लेकिन क्रोशिया जो है, क्रोशिया द्वारा बुनकर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। यह एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पीतल, स्टील की बनी एक सिलाई होती है, जिसके आगे का भाग हुक की तरह क्या होता है, मुड़ा होता है। इसी से धागे को फंसा कर पकड़ कर खींचते हैं। तो ये क्रोशिया हो गया। आगे देखते हैं क्रोशिया का, देखिए ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आगे की तरफ क्या है, ये आगे की तरफ देखिए हल्का सा मुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसको पकड़कर, धागे को पकड़कर खींचने के लिए होता है। क्रोशिया महीन तथा मोटी दोनों प्रकार की होती हैं। 3 से 7 नंबर तक की क्रोशिया धागा बुनने के काम आती है। 8 से 14 नंबर तक की क्रोशिया क्या करती है, ऊन बुनने के काम आती है। तो 3 से 7 नंबर की क्रोशिया क्या करती है, धागा बुनने के काम। 8 से 14 नंबर की ऊन बुनने के काम। क्रोशिया की बुनाई में रील के धागों से कुछ मोटे धागों का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ जो रील वाले जो पतले धागे होते हैं, जो वस्त्र के लिए तैयार किए जाते हैं, ऐसे धागों का यूज़ नहीं होता है। इसमें कैसे धागों का यूज़ होता है, इसमें मोटे धागों का यूज़ होता है। और क्रोशिया की बुनाई में रील के धागों में मोटे धागों का यूज़ होता है। इससे सुंदर क्या होते हैं कि टीवी कवर हो गया, मेजपोश हो गया, थालपोश, ये सब बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्रोशिया का उपयोग। बुनते समय क्रोशिया हमेशा किस हाथ में पकड़ना चाहिए, दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए, और बाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसमें धागा लपेटते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए कि इससे सुंदर बेल बनाई जा सकती है। फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती है। जो आप बेल बनाएंगे, जो आप फूल बनाएंगे, उसको इन सब चीज़ों में आप लगा सकते हैं। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश, इन सब पर ये सब क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अब क्रोशिया से बुनने की विधि क्या होती है, ये इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए बनाने का तरीका भी दिया हो। यहाँ पर ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसीलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। अब आगे ये कौन सा चैप्टर है, पाक कला। तो इसको देखते हैं कि यदि थाली में गर्म गर्म फूली रोटी, ये देखिए पाक कला के बारे में है कि आवश्यक सामग्री क्या है, आटा 250 ग्राम, पानी आवश्यकतानुसार, बर्तन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विधि, गेहूं के आटे को परात में डालकर आवश्यकतानुसार पानी डालकर अच्छी तरीके से गूँथें। गूँथे हुए आटे की लेई बना लें। तत्पश्चात आटे की लोई को चकले बेलन की सहायता से, मतलब ये रोटी कैसे बनती है, उसके बाद क्या करना चाहिए कि चूल्हे पर तवा गर्म करने के लिए रख दें। फिर क्या करें कि जब तवा गर्म हो जाए तो बेली हुई रोटी तवे पर डालें। मतलब ये सब लोग बनाते होंगे, उसके बारे में दी हुई है। अब सूखी सब्जी के बारे में है, मटर, आलू, टमाटर की सब्जी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं कैसे बनती है। तो ये सब चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं ना। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, लौकी की सब्ज़ी के बारे में दिया हुआ है। ये तहरी दी हुई है, मतलब जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं कैसे बनती हैं उसकी विधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें भी, इस चैप्टर में भी कुछ नहीं था। अब ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि गृह प्रबंध। गृह प्रबंध क्या है, इसके बारे में है कि प्रायः आप हमारे घरों में आप देखते होंगे कि क्या होते हैं, खटमल रहते हैं, मच्छर रहते हैं, जूं, दीमक, ये सब कीट पाए जाते हैं, जो हमें क्या होते हैं प्रत्यक्ष रूप से कभी या तो अप्रत्यक्ष रूप से वो हानि पहुंचाते हैं। अच्छे गृह प्रबंधन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारे घर में ये कीड़े मकोड़े ना रहें, और हमारा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ रहे। और क्या, घरेलू खर्चों के हिसाब किताब रखने के उपायों के बारे में हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से, ये मतलब ये क्या है, ये पूरे गृह प्रबंधन के बारे में है कि हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, वहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े ना रहें, और हम कम खर्च में कैसे अपने घर को चला लें, हमारे घरेलू खर्च क्या क्या होते हैं, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। हानिकारक कीटाणु में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है।
तो ये देखिए मतलब कीट के बारे में दिया हुआ है। और ये खटमल है, यहाँ पर खटमल के बारे में दिया हुआ है। ये गाढ़े लाल एवं चपटे आकार का कीड़ा होता है और इसके 6 पैर 2 सूंड होती हैं। मतलब जैसे कि हम लोग जानते भी हैं ये सब चीज़ें, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। इसके बचाव के उपाय दिए हुए हैं। फिर मच्छर है, मच्छर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक कीट है। इससे काटने से, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि मच्छर के काटने से या इससे काटने से क्या होता है, मच्छर के काटने से क्या होगा, फाइलेरिया और मलेरिया। क्या होता है, मच्छर के काटने से फाइलेरिया और मलेरिया। अब पूछ सकता है ये ना कि फाइलेरिया किसके काटने से होता है, फाइलेरिया कैसे होता है। तो ये क्या है कि फाइलेरिया मलेरिया क्या है, मच्छर काटने से होता है। ये घातक बीमारियां होती हैं। यह मक्खी के आकार से थोड़ा छोटा और उड़ने वाला कीट है। कूड़े कचरे जलभराव के स्थलों पर ये बहुत तायत में पाए जाते हैं ना। अंधेरे स्थानों पर मच्छर अधिक संख्या में रहते हैं। शाम के समय इनका ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। हमारी कोमल त्वचा से रक्त चूसते हैं, जिससे कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब मच्छर से कौन कौन सी क्या होती हैं कि मच्छरों की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, इसके बारे में दी हुई हैं। क्या है, क्यूलेक्स है, एनाफिलीज है, एडीज मच्छर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडीज मच्छर है। क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर काटने से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। और जो मादा एनाफिलीज काटते हैं तो ये एनाफिलीज काटते तो मलेरिया होता है। तो अगर देखिए ये भी पूछ सकता है कि एनाफिलीज मच्छर मतलब एनाफिलीज जो होता है वह मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज या नर एनाफिलीज। तो क्या कहेंगे, मादा एनाफिलीज। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये मादा एनाफिलीज है। और एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है कि डेंगू रोग होता है। तो डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। अब मच्छर के बचने से उपाय क्या है, बचाव के उपाय, खिड़की दरवाज़ों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आसपास आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वहाँ पर पानी ना भरा हो। और क्या, जब भी आप सोते समय क्या करना चाहिए, आपको मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर आपको घर में मच्छरनाशक की दवाइयों का जो है छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए कई दवाई जो होती है बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका भी प्रयोग आपको सुविधानुसार करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मक्खी के बारे में दिया हुआ है। मक्खी जो है वह सर्वाधिक रोगों को जन्म देने वाली कीट है। यह रोगों के जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से फैलाती हैं। इसके पैर रोएदार होते हैं। यह गंदे स्थानों पर बैठती हैं तो कई रोगों को फैलाने वाले जीवाणु को अपने पैर में चिपका लेती हैं और क्या करती हैं कि वह जहाँ जहाँ पर बैठती हैं वहाँ पर वह छोड़ते हुए जाती हैं और खाद्य पदार्थ को क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो जहाँ जहाँ वो बैठेंगी उनके पैर में जो जीवाणु जो चिपके रहेंगे वो वहाँ पर छूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन चीज़ों को कोई खाएगा तो वो भी क्या होगा, बीमार हो जाता है। खाने की यह दूषित सामग्री हमारे अंदर अनेक रोगों को जन्म देती है। मक्खियाँ मीठी चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं क्योंकि इनके सूंघने की शक्ति जो होती है वो अत्यधिक तेज होती है। गर्मी व बरसात के दिनों में यह अधिक संख्या में दिखाई पड़ती हैं। आगे देखते हैं इसके बचाव के उपाय। जो जब भी आप खाने की सामग्री लें तो आप हमेशा क्या होता है कि और पीने का पानी को सदैव क्या करना चाहिए, आपको ढक कर रखना चाहिए। और घर में जो दैनिक उपयोग से निकलने वाले जो कूड़े कचरे होते हैं उसको ढक्कनदार मतलब आप डस्टबिन वगैरह रखिए और ढक कर रखिए। और क्या करना चाहिए कि आसपास जो होता है मल गोबर व गंदा ये सब एकत्र चीज़ें कि आपको नहीं जमा होने देनी चाहिए। घर के फर्श को फिनाइल मिश्रित पानी से क्या होना चाहिए कि हमेशा पोंछते रहना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए। साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जूं जो होते हैं वह सिर के बालों में रहने वाले कीट होते हैं। यह किस रंग के होते हैं, कत्थई रंग के होते हैं। यह बालों की जड़ में चिपकी रहती है जिससे क्या होती है, सिर की त्वचा से चिपक कर ये क्या करती हैं, खून चूसती हैं। इसके कारण हमारे सिर में खुजली होती है। तो ये जू के बारे में दिया हुआ है। ये भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ये दीमक है। दीमक क्या करती है कि ये प्रायः दीवारों, दरवाज़ों, खिड़कियों, सीलन युक्त घरों एवं नींव दीवारों में रहती हैं। और ये क्या करती हैं, ये कागज़ और लकड़ी के सामानों को खा क्या करती हैं, खा कर खोखला कर देती हैं। और इसका रंग क्या होता है, मटमैला होता है। बचाव के उपाय है घर क्या है कि बचाव के उपाय, घर में धूप आने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ना, जिससे क्या होगी कि दीमक नहीं लगेगी। दीमक जो होती हैं वो दीमक लगी दीवारों में मिट्टी से के तेल से पोंछकर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि अलमारी के अंदर यदि दीमक लगे हो तो वहाँ पर कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक और कृमिनाशक का प्रयोग। अब यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है।
क्या है कि हानिकारक कीटाणुओं से बचाव के लिए हमें समय समय पर कीटाणुनाशक का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रकृति में उपलब्ध ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ हुए जिनका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं कि आप सूर्य की रोशनी रखिए तो इससे नहीं लगेंगी। और क्या है कि हवा है, समय समय पर घर की खिड़की दरवाज़ों को खोलते रहना चाहिए। आप सिर्फ हमेशा बंद रखे रहेंगे तो उसमें क्या है कि सीलन और अनेक कीटाणु अब पनपेंगे। और क्या होगा कि जब रसोई घर के जो डिब्बे, चादरों, ये सब क्या है कि रसोई घर के डिब्बों को, चादर को और गद्दा, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को धूप दिखाते रहना चाहिए। और ये सब क्या है, ये प्राकृतिक साधन है कि घर में, इससे क्या होगा कि घर में सीलन नहीं आएगी और खाने की चीज़ों में फफूंदी नहीं लगेगी। भौतिक चीज़ें क्या हैं कि खौलता जल, अधिक गंदे वस्त्रों को खौलते पानी में धोना चाहिए। चारपाई, मेज, कुर्सी, दरारों में क्या होना चाहिए, खौलता जल डालना चाहिए ना। और क्या है कि अब इससे लाभ क्या होगा कि वस्त्रों के कीटाणु रहित तो हो जाएगा और खटमल जो है वो नष्ट हो जाएंगे। रासायनिक चीज़ों का क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, चूना है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लोरीन टैबलेट है, और क्या, नेपथलीन की गोली है। तो देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चूना जो है ये नालियों, सड़कों के किनारे छिड़काव करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नालियों, शौचालयों में छिड़काव करना चाहिए। और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये कुएं, तालाब, पोखर आदि में दवा डालना चाहिए। और क्लोरीन टैबलेट है, ये क्या करना चाहिए, पीने के पानी बाल्टी में दवा घोलना चाहिए। और नेपथलीन की गोली है, ये कपड़ों के बीच दवा रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हिसाब किताब के बारे में दिया हुआ है। ये हिसाब किताब के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर भी कोई चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। वस्त्रों की धुलाई का हिसाब, ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाज़ार का हिसाब, देखिए इस 3 चैप्टर में हम लोगों ने देखा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। चारपाई, पलंग आदि को चिलचिलाती धूप में 3-4 घंटे रखने से खटमल जो है वो मर जाएंगे। और क्या कि सूखे चूने का छिड़काव करने से मक्खियाँ नहीं आती हैं। दीवारों की पुताई के समय चूने में तूतिया का घोल मिलाकर पुताई करने से मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से जुएँ मर जाती हैं। और क्या होता है कि नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से सिर धोने से जुएँ मर जाती हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर अनाज के साथ रखने से अनाज में कीड़े नहीं पनपते हैं। तो यहाँ इन सब चैप्टर में कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट होता तो हम ज़रूर पढ़ देते। और नेक्स्ट चैप्टर है धुलाई कला। क्या है, धुलाई कला। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।